यानी पावलव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। और इसके बाद पढ़ेंगे हम बीएफ स्किनर। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने जीन पियाजे, वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें या डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पावलव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो देखिए, जो आईपी पावलव थे, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और इनका जो जन्म हुआ था वो रूस में हुआ था। और इनको सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मतलब जो आईपी पावलव थे, इन्हें सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल मतलब समांतर अगर कोई सिग्नल का मतलब होता है इंडिकेट करना, सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। इनके कहने का मतलब यह है आईपी पावलव का कि अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ा दें, किसी के इमोशंस बढ़ा दें, और तो वो उसी दिशा में समान प्रतिक्रिया करेगा, रेस्पॉन्स देगा अपनी उत्तेजना बढ़ने पर। आगे बढ़ते हैं। तो पावलव ने अपने जो इनका प्रयोग था वो कुत्ते पर किया। इन्होंने पावलव साहब ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। तो इन्होंने कुत्ते पर कैसे किया? पावलव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। मतलब इन्होंने कुत्ता लिया और कुत्ते को भूखा रखा, पहले उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। मतलब जैसे कुत्ते को खाना दिखाया या खाना दिया तो खाना देख के कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। मतलब आईपी पावलव ने क्या करा कि जब कुत्ते को खाना देते तो उससे पहले घंटी बजाते। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। मतलब कुछ टाइम के बाद जब समय बीता तो कुत्ते को लगता कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, उससे पहले खाना नहीं मिलेगा। तो अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। मतलब उत्तेजना बढ़ाने का जो काम है वो घंटी कर रही है। जैसे घंटी बजी कुत्ते को लगता है कि खाना मिलने वाला है, तो उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब जैसे घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। तो कुत्ता सोचता कि घंटी बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। और कुत्ते ने क्या काम करा कि अपनी जो उसकी उत्तेजना थी वो घंटी कर रही थी उत्तेजना बढ़ाने का काम, और कुत्ते ने अपना संबंध घंटी से स्थापित कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इसका एक चरण दिया था, उद्दीपक सामान्यीकरण यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ये इनका एक पॉइंट है। इसमें क्या है, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब बिना कंडीशन के जो उद्दीपक होता है उसके प्रति क्रिया सीख लेता है। मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्देश्यों के प्रति भी वैसा ही रेस्पॉन्स करता है। इससे पहले हमने बताया था भी कि जो कुत्ता है जब घंटी बजेगी तब उसे लगा कि खाना मिलेगा मुझे, तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता। मतलब उसे ये पता था कि घंटी बजेगी तभी मिलेगा खाना। कहीं भी घंटी बजे उसे ये लगता कि मुझे खाना मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विलोपन यानी एक्सटेंशन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करें तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। कहने का मतलब यह है
कि अगर घंटी बजाना बंद कर दें, जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। मतलब यह है कहने का कि घंटी बजा दी हमने तो कुत्ते को लगेगा कि खाना मिलेगा, और घंटी बजाने के कुछ टाइम बाद हम उसे खाना ना दें तो उसके मुंह से लार आना बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद उसे खाना मिलेगा। मतलब यह है कि विभेद का मतलब यह है कि बहुत सारी घंटियां बज रही हैं और कुत्ता बाद में ये जान जाता है कि कौन सी घंटी बजने से मुझे खाना मिलेगा। ये हमारा विभेदीकरण कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। तो वो ये पहचान लेता है कि कौन सी घंटी से मुझे खाना मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिनका नाम है बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं बीएफ स्किनर साहब के बारे में। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया। आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, मतलब ये इसके और भी नाम हैं, और नाम है हमारे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन तो नाम है ही, इसके अलावा अगर एग्जाम में आ जाए नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत तो भी बीएफ स्किनर ने दिया है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत ये भी बीएफ स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी इन्होंने दिया है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत ये भी इन्होंने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स पर जोर दिया। जो अनुक्रिया होती है हमारी रेस्पॉन्स, जैसे हम कोई काम करें तो वो हमारे प्रति कितना रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इन्होंने बीएफ स्किनर साहब ने ज्यादातर रेस्पॉन्स पर बल दिया, जोर दिया, यानी अनुक्रिया पे जोर दिया। इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जब अनुक्रिया पर जोर दिया है तो इसी के नाम पे इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया या कहा जाता है। बीएफ स्किनर अपना पहला प्रयोग चूहे पर तथा उसके बाद कबूतर पर किया। मतलब इन्होंने पहला प्रयोग चूहे पर किया और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर वो देखते हैं कैसे किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। मतलब एक बॉक्स लेके उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। मतलब जिस बॉक्स में चूहे को बंद करा उसमें एक लीवर लगा दिया इन्होंने, और जैसे लीवर पर पैर पड़ता चूहे का तो लीवर दबता और खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बीएफ स्किनर ने क्या काम करा, एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया और लीवर लगा दिया। तो जब चूहे को भूख लगती है तो चूहा इधर उधर घूमता है उसमें बॉक्स में, और अचानक उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है और फिर खाना आ जाता है। तो जब जब चूहे को भूख लगती है वो चूहा इसी तरह से प्रतिक्रिया करता है, लीवर पे पैर रखता है और उसे खाना आ जाता है। तो ये प्रतिक्रिया बार बार होती है
और उसे इसी तरह से खाना मिलता रहता है चूहे को, क्योंकि वो इस क्रिया को दोहराता है और उसे खाना मिलता है। तो इसी कारण हम इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रेस्पॉन्स होती, मतलब इस जो ये एक्सपेरिमेंट करा स्किनर ने, तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब आदमी अनुक्रिया करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, बाद में उद्दीपन मिलता है, मतलब पहले क्रिया करेगा बाद में उद्दीपन मिलेगा। तो जैसे जैसे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है, मतलब जैसे जैसे अनुक्रिया करेगा वैसे वैसे उद्दीपन मिलेगा और पुनर्बलन जो होता है हमारा वो मिलता रहेगा, वैसे वैसे ही अनुक्रिया और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाएगी। ये कहा था बीएफ स्किनर साहब ने। आगे बढ़ते हैं। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, ये क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। मतलब जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया बढ़ जाए यानी रेस्पॉन्स बढ़ जाए और अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिलें मोबाइल देना, मतलब जैसे किसी के बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया तो उसके माता पिता ने उसे खुश होकर साइकिल दिला दी या मोबाइल दिला दिया, तो ये हमारा पुनर्बलन कहलाएगा, क्योंकि बच्चे को मोटिवेशन मिल जाता है, वो और अच्छे से करेगा। कि अगर और उसके गार्जियन से कहते हैं कि तू अगर अगली क्लास में अच्छे नंबर से पास होगा तो हम तुझे और अच्छी चीज लेके देंगे। तो ये हमारे एक तरह से पुनर्बलन का काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। बढ़ते हैं आगे। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है? जो हमारा पॉजिटिव होता है रीइंफोर्समेंट, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, मतलब ये हमारे सकारात्मक पुनर्बलन हो गए। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये हमारे सकारात्मक पुनर्बलन हो गए। अच्छा, बात करें नेगेटिव, जो हमारे नकारात्मक पुनर्बलन है उनकी बात करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे दंड देना, ये नकारात्मक हो गया। मना करना या डांटना, ये हमारे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, जो हमारा प्राणी होता है, मानव होता है, यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को, जैसे मान लो किसी बच्चे ने मतलब पूरे साल ठीक से स्टडी करी और एग्जाम में वो अच्छे नंबर लेकर आया, तो हम उसे शाबाशी देंगे और कहेंगे बेटा तूने अच्छा करा, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से पढ़ाई कर। तो ये हमारा एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन। और अगर हम उसे डांटेंगे, अगर किसी का बच्चा मान लो फेल हो जाए तो हम उसे डांटेंगे कि तूने पढ़ाई नहीं करी, शैतानी नहीं करता, तो ये हो गया हमारा नकारात्मक पुनर्बलन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पुनर्बलन अनुसूची। ये दो प्रकार की होती है, मतलब इसकी सूची भी दो प्रकार की होती है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब सतत पुनर्बलन जो होता है इसमें जब जब क्रिया होगी तो पुनर्बलन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, मतलब बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, यानी उसने जितने भी क्वेश्चन हल किए प्रत्येक क्वेश्चन पर से शाबाशी देना या तारीफ करना, यह हमारा लगातार जो होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी सतत पुनर्बलन अनुसूची में आता है। अगला है हमारा आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, पार्शियल
रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। मतलब यह है कि किसी बच्चे ने बहुत सारे अच्छे काम करे, तो हमने सब कामों की तारीफ ना करके किन्हीं 2-4 कामों की तारीफ कर दी, ये हमारा आंशिक पुनर्बलन कहलाएगा, यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा आंशिक पुनर्बलन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।